मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, उसके बिना ही अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फटाफट से आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। वो फाइल अपन अभी देख लेंगे, इसके अंदर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और तब तक जरा अपन कॉस्ट ऑडिट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। कॉस्ट ऑडिट है क्या, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लें आज तो कम से कम। उसके बाद में जो है अपन आगे बात करेंगे। कॉस्ट ऑडिट में एक नई चीज जो आपकी अभी ऐड कर दी गई है वो है ये वाला पोर्शन, यानी लास्ट वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, डी वाला, 10 नंबर का ये पोर्शन। और आप ये मान के चलिएगा, इस ये 10 नंबर, देखो पहली बात तो मेरे हिसाब से ये बात तो आपको कई बार कई टीचरों ने बता दी होगी, ये जो वेटेज यहां लिखा होता है ना, ये एक टेंटेटिव वेटेज होता है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि हो सकता है एग्जाम में इनमें से किसी भी टॉपिक का जो वेटेज है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं, ठीक है ना। पहली चीज तो एक आध 2 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट देखता है पेपर का पैटर्न, सब चीजें देखने के बाद में। तो ऐसा मत करना कि भैया फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 10 नंबर का है तो 10 ही मिलेंगे, एक आध 2 ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ, लेकिन मोटा मोटी इंस्टीट्यूट इस बात को इंश्योर करता है कि वेटेज जितना दे रखा है उसके हिसाब से ही पेपर बने। एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन, वैसे तो पूरी कॉस्ट ऑडिट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, और इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा आप हो सकता है थोड़ा सा बोर हो जाए, मैं होने नहीं दूंगा वैसे तो आपको बोर, घबराने की बात नहीं है। मैं क्लास के अंदर बोर तो नहीं होने दूंगा आपको, क्योंकि मैं ऑडिट में भी बच्चों को बोर नहीं होने देता। वो बच्चे इंटर वाले वो आते ही ऑडिट पढ़ने के लिए, मतलब वो ऐसा कहते हैं कि सर हम ऑडिट पढ़ने, अब उनका सिलेबस होने लग गया ना, तो बोले सर ऑडिट खत्म हो जाएगी तो फिर जो 2-4 क्लासें बचेंगे बाद में ले लेंगे, तो बोर तो आप बिल्कुल नहीं होने वाले, ये तो कंफर्म है। लेकिन पहली मुद्दे की बात जो है वो ये है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट ना बेटा आपके लिए पूरा ही है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके 2 रीजन है। एक तो ये नया जुड़ा है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा रीजन हो गया कि जब न्यूली एडेड होता है तो उसमें तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ही जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी बड़ा जो रीजन है वो बड़ा रीजन ये है कि ये जो टॉपिक है ये लॉ से भी कनेक्टेड है। अगर आप में से कई बच्चों को अगर याद होगा मेरे हिसाब से, जिन्होंने अलाइड लॉ वाला टॉपिक पढ़ लिया है, कि उसमें भी हमने एक एक्ट पढ़ा था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई होप यू रिमेंबर दैट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से हम लोगों ने एक एक्ट पढ़ा था, और वो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था ये उसी से निकाला हुआ है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका कैसे जाए। वहां पर भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का उतना प्रोमिनेंट रोल नहीं था। दूसरी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या है। दूसरी इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि केस स्टडीज जो थी उसका वेटेज बहुत कम हो गया है। पहले बहुत सारे केस, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे थे, अब तो काफी कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए चिंता और भी कम हो जाती है हमारी। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो आपको देना है वो इसको देना है। फॉरेंसिक ऑडिट आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन फॉरेंसिक वर्ड आया है इसकी वजह से ऐसा मत समझना कि इसके अंदर सीआईडी लगने वाली, क्योंकि जनरली फॉरेंसिक वर्ड जो हम सुनते हैं ना वो मर्डर में या इस तरह की जो साइंस वाली टेक्नोलॉजी उसी में सुनते हैं। हमें उसमें तो नहीं जाना है, तो कोई सीआईडी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगने वाला है कि भैया फॉरेंसिक ऑडिट अच्छा तो हाथों में ग्लव्स पहन के और सर पे कैप लगा के और आंखों पे चश्मा लगाकर हम कुछ ढूंढने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक चीज तो इसीलिए प्रैक्टिकल पोर्शन कम हो गया है, केस स्टडीज जो है वो है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा नहीं, और है भी तो बड़े सिंपल से, वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक चीज, अब जो इसमें ये वाला पोर्शन है बेटा, ये तुमको 50 में से दिलवाएगा 40 नंबर मिनिमम। मैं दिलवाऊंगा तुम्हें नंबर, इतना आसान है, इतना आसान है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है ना। मतलब मजा आ जाएगा आपको कि यार ये है। इसमें भी देखो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे नहीं होते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो 4 ही होते हैं, 101, 102, 103, 104, तो बहुत सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये भी एक अच्छी चीज है कि हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं है, 12-15 ही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े ज्यादा है, लेकिन वेटेज अच्छा है, समझ में बहुत आसानी से आता है, इजीली आता है। टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार हम लोग जो है क्या नाम है थ्योरेटिकल पेपर पढ़ रहे हैं। तो एक उसका एडवांटेज ये सबसे अच्छा है। बाकी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो ऑलरेडी आप इंटर में पढ़ चुके हैं, जैसे कॉस्ट ऑडिट के बारे में, कॉस्ट ऑडिटर के बारे में आप इंटर में पढ़ चुके हैं, तो वहां से हम उसको उठाएंगे। कंपनी कॉस्ट रूल्स हम वहां पढ़ चुके हैं, वो उठा लेंगे। फाइलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ये हम वहां पढ़ चुके हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन पढ़ लिया, मतलब आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसेस तो पढ़ा ही था ना इंटर के अंदर।
हमें बस उसी को कॉस्ट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं इस पूरे में, ये वाला पोर्शन आपके लिए एकदम नया है, एकदम नया मतलब बिल्कुल नया। ऊपर का जैसे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, अब आपको लगेगा यार बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, मैं तो इंटर में ऑडिट पढ़कर आई थी। ऑडिट का डेफिनेशन आपने पढ़ा, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑफ, या बहुत डिटेल में बात करें तो इट इज एन independent examination of financial information with a view to obtain reasonable assurance that financial statements are free from misstatement or not। और एक और डेफिनेशन था इसी को मॉडिफाई करके, it is an independent examination of the financial information with a view to ensure that the financial statements are prepared as per applicable FRA। अब आपने ये डेफिनेशन ऑडिट की वहां पर पढ़ी। कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन में कुछ भी नया नहीं होता है, सिर्फ दो बदलाव होते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वहां पे भी पढ़ा यहां पे भी पढ़ा। वहां पर हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी को हम यहां पर क्या कर देते हैं ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट शीट। इतनी आसान डेफिनेशन है, यानी याद नहीं करना है आपको। अगर इंटर की ऑडिट थोड़ी सी भी याद है ना, उसकी थोड़ी सी इमेज भी आपके दिमाग में कहीं पर अगर है, तो भी आपके लिए ये जो पहला यूनिट है ना कॉस्ट ऑडिट वाला, ये सबसे आसान रहेगा, सबसे आसान रहेगा आपके लिए। अगर ये वाला भी पोर्शन है तो क्या करना, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पर डाल देना। 40 नंबर आपको लाने हैं, मिनिमम पास होने के लिए भी हमें 40 ही चाहिए, पर हमें मिनिमम पास नंबर नहीं लाने, हमें ज्यादा लाने। मैं तो आपको बता रहा हूं मिनिमम सिक्योर कैसे करने हैं। उसके बाद ये वाला जो 10 नंबर है, इसमें से 6 से 8 नंबर बेटा आराम से आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके प्रोविजंस इजी हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लॉ में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है लॉ में, उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ में हम पढ़ेंगे तो सही मनी लॉन्ड्रिंग, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे तो मजा आता है। इंटरलिंकिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉरेंसिक ऑडिट आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन हाँ अच्छा है। तो इसमें आराम से 6 से 8 आएंगे। मैं बेयर मिनिमम लगाता हूं, बेयर मिनिमम मतलब कि कम से कम इतने तो भैया आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब यहां आओ, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, दोनों आप इंटर में पढ़कर आए हो, अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़कर आए हो। वहां इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी भर भर के डिस्कशन है। आपको मैं याद दिलाता हूं, आपको शायद याद आएगा, एक आपने इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक में डिफरेंस पढ़ा होगा। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट, इसमें डिफरेंस पढ़ा होगा। तब आपने इंटरनल कंट्रोल चैप्टर जब पढ़ा था। इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट, लिस्टेड कंपनीज है इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है। याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, सारा वही वाला है। देखो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अब उनको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ सर पढ़ा तो था, है ना। कितना आसान, 15 नंबर है। ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इंटर की ऑडिट का आखिरी चैप्टर। याद करो, छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट का दे रखा था। तो भैया 15 में से वैसे तो 8 नंबर ला सकते हो, मैं तो फिर भी 5 ही लिख रहा हूं। यानी मतलब मरे से मरे भी, यानी आप ना बिल्कुल हल्की फुल्की प्रिपरेशन भी करके गए ना, क्लास में पढ़ा आपने ढंग से और घर जाके रिवीजन कर लिया एक बार, तो भी 5 नंबर आ जाएंगे। अब बचता है ये वाला, ये ऑडिट और मैनेजमेंट का मिक्सचर है। नाम ही मैनेजमेंट ऑडिट दिख ही रहा है, तो ऑडिट एंड मैनेजमेंट का मिक्सचर है। लेकिन देखो मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूं, बोरिंग तो है, थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें समझने वाला कंटेंट कम है। छुपाने की तो कोई बात ही नहीं ना, अब आपके और हमारे बीच में ऐसी तो हो ही नहीं सकता, और झूठ मुझसे बोला जाएगा नहीं। मैं बच्चों को कभी ये नहीं बोलता हूं कि यार देखो बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में। शुरू में तो बच्चों को अरे सर बड़ा ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं दिलाऊंगा तुम्हारे नंबर, मैं 100 घंटे में पूरा करा दूंगा, मैं 150 घंटे में करा दूंगा, 50 घंटे में करा दूंगा, अरे शानदार टॉपिक है। और बच्चा बैठ के कोस रहा है खुद को और हमें। जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, ये बोरिंग है। 25 में से 10 नंबर मैंने सारी जगह बेयर मिनिमम लिखा है। अब अगर आप इसका भी टोटल करोगे तो बेटा 60 नंबर तो तुम्हारे तब आ रहे हैं जब तुमने क्लास में पढ़ा, ढंग से पढ़ा, एक रिवीजन करा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ लिया ना, तो 60 की जगह तुम 70 से 75 नंबर ला सकते हो। भाई साहब 75 नंबर अगर कॉस्ट ऑडिट में किसी के आ गए ना, तो मेरिट कंफर्म है, तो मेरी गारंटी है। 60 नंबर वाले की भी आ जाते हैं ऑडिट मेरिट, तो कॉस्ट ऑडिट में अगर किसी के 60 नंबर आ गए तो तुम्हारे 75 नंबर आ गए, तुम मेरिट में टॉप 20 में आओगे। और इतना आसान है वो, तो क्या ना इस सब्जेक्ट के साथ चोट हो गई। इसका हाल ना राजपाल यादव जैसा है, एक्टर बड़ा अच्छा है, लेकिन बेचारे को रिकॉग्निशन नहीं मिला इस चैप्टर के साथ, इस टॉप सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही है। क्यों, बच्चा जो है ना इंटर में जब होता है तब उसको बस कुछ 2-4 सब्जेक्ट ही नजर आते हैं। बोले अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लूं, कॉस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ लूं, ठीक है ना, टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ लूं, एफएम बहुत अच्छे से पढ़ लूं। क्या नहीं पढ़ूं, लॉ नहीं पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, ऑडिट नहीं पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, वो EIA एसएम होता है वो नहीं पढ़ूं। इससे बच्चों को बड़ा जोर आता है।
अब और जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम सबसे ज्यादा आपके ऑडिट एंड लॉ ही आने वाले हैं, सबसे ज्यादा काम वही आने वाले, लेकिन थ्योरेटिकल में तो बच्चा दिमाग ही नहीं लगाता। वो सोचता है यार थ्योरेटिकली तो है, छोड़ना यार, काय के लिए पढ़े, थ्योरेटिकली तो है, क्यों पढ़े। तो बस इसी का नुकसान होता है और इसीलिए सब्जेक्ट के साथ चोट होती है। वरना सेकंड ग्रुप के अंदर आपको जो एग्रीगेट बनेगा ना, उसमें दिस सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो है ना अच्छे से पढ़िएगा और क्लास में ध्यान से पढ़ लेना। दिल की बात बोल दी सर जी आपने। अरे बेटा मैं दिल पे अटैक करता हूं सीधा, मैं सीधा दिल पे ही अटैक करता हूं मेरे बेटे। तुम्हारी तो उम्र भी ऐसी है, तुम्हारी दिल पे चोट होती भी जल्दी है थोड़ी सी। अब मेरे से पहले कितने लोग चोट कर चुके हैं वो मेरे को पता नहीं है। मौसम भी अब तो सावन का हो रहा है, वैसे ही तुम्हारा मन बावड़ा और रखा होगा। कल तो तुम आए ही नहीं, बारिश इतनी भयंकर हो रही थी, बढ़िया मजा था। आते नहीं ऑफलाइन तुम कभी यार। ओम नमः शिवाय। अरे ये जो ना पंडित बने फिरते हो तुम और बाहर क्या क्या कांड करते हो, और वो सब पता है मेरे को, जानकारी सारी रहती है हमारे पास। पर कोई नहीं यार, ये भी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे, ये भी जरूरी है। चलिए, तो ये है बेटा छोटा सा सिलेबस, फटाफट से कर लेंगे इसको। बताओ कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो तुम लोग, तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो तुम पूछ लो पहले। कल से आऊंगा सर, ये तो तू अब तक 8 बार कह चुका। अब तो हमने ऑफलाइन क्लास ही खत्म कर दी, कोई आता ही नहीं है, क्लास ही खत्म कर दी ऑफलाइन हमने। अब आने का फायदा ही नहीं है अब तो कोई, अब तो आने का कोई फायदा नहीं है। खैर पहले तो तुम ये बताओ कि कुछ पूछना है क्या, देखो सिलेबस को लेकर कोई डाउट है किसी को? वरना ये बच्चे देखो जो आ जाए ना, ये फिर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ये बच्चे कभी कभी आते हैं, 15 में से जो 7-8 बच्चे हैं, 6-7 ये आज ही आए, ये भाग जाएंगे। इनको रोकना बड़ा जरूरी है। सर क्लासेस कितने लगेंगे ऑलमोस्ट? बेटा देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, खुश तू बड़ा अच्छा बच्चा है और इंटेलिजेंट बच्चा है। देख बेटा, रोटी गिन के और लेक्चर गिन के मैं कभी नहीं करता, मुझे सच में नहीं पता, ट्रूली मुझे नहीं पता। मैं पढ़ाता हूं बस ये कि मैं बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बच्चों को समझ में आए लेक्चर गिन के। लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने क्लास ढंग से अटेंड कर ली ना बेटा, एक ही रिवीजन करना पड़ेगा, 3 रिवीजन नहीं करने पड़े, ये मेरी गारंटी। आप मेरे साथ चलना, जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ना, क्लास को बहुत सिंसियरली अटेंड करना, दूसरा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही रिवीजन करना पड़ेगा। यानी आपके एग्जाम से पहले आप एक बार रिवीजन कर जाना बस। और डे बिफोर एग्जाम जो देखते हो, डे बिफोर एग्जाम को तो मैं काउंट ही नहीं करता, वो तो एक क्विक रिवीजन होता है बिल्कुल। यहां से क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन करना और कुछ मत करना। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, मतलब मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं, इतनी गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते ना, बोले यार कम पढ़ना चाहते हैं, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि जो मैं हाईलाइट कराऊं, जो मैं कटवाऊं उसको काट देना, जो हाईलाइट कराऊं उसको पढ़ जाना खाली, या जो अंडरलाइन कराऊं, और उससे भी तुम्हारे आराम से 45 नंबर आ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या? यानी अगर तुम्हें लगे कि नहीं है सर, मेरे को तो कॉस्टिंग अकाउंट्स एफएम टैक्स ही सब कुछ है मेरी जिंदगी में, तो वही है, इसके ऊपर मैं लॉ और को टाइम नहीं दे सकता, तो जो हाईलाइट करा रहा हूं वो पढ़ जाना खाली। और बोलो इससे ज्यादा और क्या करूं बताओ? तो इसलिए आप लेक्चर मत गिनवाओ यार, लेक्चर गिनेंगे ना उससे मेरे को फिर क्या है, वो मेरे ऊपर एक प्रेशर आता है, मुझे खुद ही बर्डन लगने लग जाता है यार, 100 लेक्चर में कराना है यार, 150 में कराना है यार, 70 में कराना है यार, 80 में कराना है, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है वो। ठीक है, मस्ती से पढ़ो आराम से, आपके एग्जाम से पहले आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने दूंगा, आप चिंता मत करो। ये डिटेल कंटेंट आपको दे रखा है, पर हम इस डिटेल कंटेंट में क्यों जाए, हम तो सीधा आगे चलते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है तो? नहीं पूछना? हाँ, कुछ भी नहीं है, शॉर्ट नोट वॉट नोट कुछ नहीं है, ये जो भी है ये मॉड्यूल, ये तुम्हारी जिंदगी। अब आप बोलोगे सर नोट्स क्यों नहीं दे रहे आप, बाकी में तो देते हो सर, लॉ में तो दे दिया आपने, इंटर में भी आपने ऑडिट में दिए थे, आपको तो नहीं दिए, बाकी बच्चों को दिए, है ना, और इंटर में लॉ के भी नोट्स देते हो आप, ये क्यों नहीं देते? क्योंकि कॉस्ट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर नोट्स में चले गए ना, तो ये मान के चलना कि तुम्हारे 10 नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे 10 नंबर। क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑडिट में, लॉ में हमें पता होता है वो क्या नहीं पूछेगा, इंटर की ऑडिट में हमें पता होता है वो क्या नहीं पूछेगा, इंटर की लॉ में तो बहुत अच्छे से पता होता है क्या नहीं पूछेगा, हमें पता है वो क्या पूछ सकता है। लेकिन आपका कॉस्ट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे आज ये पढ़ाते हुए शायद 7-8 साल हो गए, तो 7-8 सालों में हर साल अगर ऑन एन एवरेज अपन 3 बैच भी माने तो 21 से 22 बार पढ़ा दी,
21 से 22 अटेम्प्ट में हर बार पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, हर बार पेपर में कुछ नया आता है, इसलिए मेरी आपसे, और भी चूंकि सिलेबस में रिवीजन हुआ है तो वैसे ही थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि इसमें आपको जो है, हाँ मैं आपको इसी में हाईलाइट करा दूंगा, घबराने की बात नहीं, ठीक है ना। मैं पहले नोट्स देता था बच्चों को, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार नहीं, जैसे इन फाइनल की लॉ है, उसके अंदर मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे पता है वो क्या सवाल पूछेगा, और उसमें मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि भैया अगर नोट्स पढ़ गए ना मेरे, तो और एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन ना आता हो, उसके बाहर आ जाए क्वेश्चन, लेकिन इन लिस्ट में नहीं ले सकते। बट हाँ, मार्कर आप अपने, हाईलाइटर अपने हाथ में रखिएगा, मॉड्यूल अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है। जहां मुझे लगेगा मैं अपने आप नोट्स बना दूंगा, एक आध दो जगह दूंगा भी आपको, जैसे कॉस्ट ऑडिट वाला है, इन्होंने कॉस्ट ऑडिट के लिए बहुत सारा सेक्शन 148 इन्होंने बहुत सारा लिख दिया, जबकि इतना कुछ तो वो एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो उधर मैं आपको 2 पेज का एक छोटा सा समरी नोट दूंगा। अरे मुझे जहां लगेगा कि यार यहां वाकई में जरूरत है देने की, तो वहां मैं अपने आप दे दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और बताएंगे, बस और कुछ नहीं है पूछने के लिए। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑडिट। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में आगे जाएंगे ऑडिट का डेफिनेशन वगैरह एंड सो ऑन। ये जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट और ये सब दे रखा है, मैं बता दूंगा आपको कहां क्या काटना है, इसलिए घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आप बोलेंगे सर ये ऑडिट पढ़ाते पढ़ाते कॉस्ट अकाउंटिंग पे कहां आ गए आप। एक होती है अकाउंटिंग और एक होती है ऑडिटिंग। सॉरी, क्या पढ़ा दिया। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, वन इज अकाउंटिंग एंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। Now, how cost accounting is done? It starts with journal entry, ledger, trial balance, and financial statement. Can you tell me कि यहां से यहां तक पहुंचने के दौरान ऑडिट अकाउंटेंट क्या करता है। कॉस्टिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। यहां से यहां तक पहुंचने के दौरान यानी जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आते आते मैनेजमेंट क्या करता है, यानी यहां तक हम कैसे पहुंचते हैं, हाउ वी रीचेस टू दिस प्लेस, क्या करते हैं हम लोग, बता सकते हो क्या आप। अरे यार, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा मैंने यार, सारे ही साइलेंट पे चले गए क्या। अकाउंटिंग बुककीपिंग वगैरह। अरे बेटा, बुक कीपिंग तो प्रोसेस का नाम होता है, क्या बोल रहे हो। बुक, मैंने सवाल जो पूछा जनरल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक क्यों कर रहे हैं हम ये, जनरल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना क्यों रहे हैं हम, पहले तो ये बताओ मेरे को, बना ही क्यों रहे हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बना रहे हैं, वेरी गुड। और फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, वेरी गुड, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब सवाल जो है वो ये है कि जनरल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों से या किन किन एस्पेक्ट्स से गुजरना पड़ता है, वो बताओ। सवाल समझ गए मेरा आप। मतलब हाँ, मतलब जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसमें हमारा। अरे बेटा, आप कॉस्टिंग से बाहर निकलो ना, ऊपर अकाउंटिंग लिखा हुआ है, कॉस्टिंग से बाहर आओ। शायद मैं अपना सवाल ही नहीं समझा पाया, कोई बात नहीं। इससे यहां तक पहुंचने के दौरान हम करते हैं क्लासिफिकेशन, हम करते हैं समराइजेशन, ठीक है, दो काम करते हैं, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। और जब आप ये सारा काम कर रहे होते हैं ना, ये सारा का सारा काम, तो हम लोगों को लगाने पड़ते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब लगाते हैं ना हम लोग, यही करते हैं ना। जनरल एंट्री से लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचने के लिए वी अप्लाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इसमें सब आ गया, एंड वी मेक द क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। नाउ व्हाट इज द ऑडिट। Audit is examination of
देयर इज अ वर्ड, आपको याद होगा शायद इंटर में ऑडिट वाले टीचर ने आपको इस बात पे स्ट्रेस दिलवाया होगा, एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, बट मैं थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं ऑडिट की डेफिनेशन पे नहीं जाना चाहता। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उन्होंने ये वर्ड लिखवाया होगा, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर तो ओपिनियन दी जाती है। सो इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन? इट इज द जनरल एंट्री, and to examine the general entry we need to examine the source document and source document से हम जनरल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। लेकिन ये काफी नहीं होता, साथ में अकाउंटिंग जो पॉलिसीज आपने लगाई हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने लगाए हैं, उनको भी जांचा जाता है, उनको भी चेक किया जाता है। यही तो ऑडिट होती है और क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगे या नहीं लगे, है ना। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते समय हम क्या करते हैं, वी एग्जामिन द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जहां से वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ, और उस ट्रांजैक्शन से जो हमने जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाया उसको एग्जामिन करना, और साथ में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने लगाए हैं उनको एग्जामिन करना। ये सब चीजें किसमें आती हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो बनता है वो बनता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जिसको कई लोग इन जनरल कॉस्ट इंफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड से बनती है कॉस्ट स्टेटमेंट, एंड फाइनली वी मेक द कॉस्ट शीट। यही प्रोसेस होता है ना, ये तो पढ़ा ना इंटर के अंदर, ये भी नहीं पढ़ा? हाँ यही पढ़ा है ना, बोलते रहो, बीच में बोलते रहो। अगर चुप रहोगे ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। आपकी आवाज आती रहनी चाहिए मुझे, आपकी आवाज मुझे आती रहनी चाहिए। हाँ ना कुछ ना कुछ आवाज आती रहनी चाहिए, ठीक है ना। चुप चुप रहोगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको, समझ गया मेरी बात। तो हम लोगों ने जब कॉस्टिंग हम बनाते हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो प्रोसेस इज लाइक, हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, द प्रोसेस लाइक कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के बाद उसे कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट। हाँ, कॉस्ट रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपने बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करे होंगे, और यहां से यहां तक पहुंचने के प्रोसेस में वी अप्लाई वेरियस कॉस्ट प्रिंसिपल्स, वेरियस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वी अप्लाई कॉस्ट प्रिंसिपल्स, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं, और थोड़ी देर के लिए हम लोग डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं। डेफिनेशन तो अभी मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन तो इससे भी ज्यादा आसान है। कॉस्ट ऑडिट is an examination of cost records, cost statement। कॉस्ट शीट की कभी ऑडिट नहीं होती है, क्योंकि कॉस्ट शीट बनती, वो लिख देते हैं कई लोग लिखने के लिए, लेकिन जो ऑडिट की जाती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, बोलते ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअल में ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं होती। लेजर चेक किया जाता है, जनरल एंट्री चेक की जाती है, ट्रायल बैलेंस चेक किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना चेक होता है। आज अगर मैं आपको P&L बैलेंस शीट दे दूं, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन एज अ लेमैन, सोचो मैं आपको बैलेंस शीट दे दूं और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख रुपए, और अभी मैं आपको कुछ और नहीं देता और मैं आपको बोलूं चेक करके बताओ, हाउ विल यू चेक? मैंने आपको P&L दे दिया, उसमें लिखा हुआ है सेल्स 40 करोड़ रुपए, कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको, खाली P&L दिया और मैं आपको बोल रहा हूं चेक करके बताओ 40 करोड़ का सेल्स सही है यानी, कैन यू चेक इट? यू कैन नॉट। पर चेकिंग दैट सेल्स ऑफ 40 करोड़, आपको वही चाहिए, P&L चाहिए। 40 करोड़ रुपए आपने सेल्स लिखा है, उसको चेक करने के लिए P&L नहीं चाहिए था आपको, उसके लिए चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी जो सेल्स के वाउचर्स हैं, सेल्स के बिल हैं, आपको चाहिए होगी जनरल एंट्री, आपको चाहिए होगा लेजर, राइट। P&L बैलेंस शीट नहीं भी देता मैं आपको, सीधा बोलता 40 करोड़ की सेल्स है, तो भी आप मेरे से डॉक्यूमेंट मांगते। तो इसीलिए जनरली जब हम बोलते हैं ऑडिट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, तो इसमें हम लोग टेक्निकली कॉस्ट रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। कॉस्ट शीट तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, कॉस्ट शीट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ योर कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड एटसेट्रा। एंड कॉस्ट प्रिंसिपल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनको भी चेक करना पड़ता है कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स ये लगाए या नहीं लगाए।
इनको एग्जामिन करने को क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑडिट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी बहुत मेरे साथ वाले बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड। अब Yes, sir. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। दिस इज हाउ द ऑडिट कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड। अब इसका बहुत सारा अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है, सब लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन है, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी डेफिनेशन दे रखी है और बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बताएंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑडिट डेफिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिट। जैसा मैंने आपको कहा, इट इज एन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यदि आपको सीए में इंटर में जो ऑडिट का डेफिनेशन है वो याद है ना, तो ये डेफिनेशन भी याद रहेगा। एग्जामिनेशन, यही पढ़ा था ना वहां पर आपने, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मेरी बात याद है कि नहीं है? ऑफ कॉस्ट, याद है? Yes, sir. गुड। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, आपके इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन है ये। इसीलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि कॉस्ट शीट की ऑडिट नहीं होती। हम जब ये है ना, वैसे गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन नहीं ढूंढा जाता। तो जब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, दैट डज नॉट मीन दैट वी आर एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी आर एग्जामिनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जाना आज घर पे और एंटर की ऑडिट की बुक निकालना और उसमें ऑडिट का डेफिनेशन देखना, वहां पे आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे, लाइन के लिखिए, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब लेजर। जिसी तरीके से कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट शीट की ऑडिट नहीं होती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा फाइनल आउटपुट है, ऐसी कॉस्टिंग में हमारा कॉस्ट शीट इज द फाइनल आउटपुट, राइट। कॉस्ट शीट, जैसे यहां पे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल आउटपुट, यहां पर क्या होता है? कॉस्ट शीट होती है। लेकिन बनती किससे है? इससे और इससे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनता है? इससे बनता है। तो इसको चेक करना है ना, तो इनको चेक करो, इसको चेक करना है तो इनको चेक करो। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। अब ऊपर चलो, हमने क्या बोला? जनरल एंट्री किससे बनती है? जनरल एंट्री बनती है सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब परचेज के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? परचेज का बिल। याद नहीं करना है, ध्यान रखना, कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे, याद रहेगा। रात को 2 बजे भी कोई गहरी नींद से जगा कर पूछेगा ना, तो भी मुंह से यही निकलेगा आपको। परचेज, आज मैं आपको बोलता हूं जनरल एंट्री चेक करो, परचेज अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू राशिका, ये परचेज जो है एंट्री है। अब इस एंट्री को चेक करोगे कैसे? कुछ तो चाहिए ना, परचेज का बिल। इसी तरीके से जब हम लोग आपको ये बोलते हैं कि कॉस्ट ऑडिट करो, यानी कॉस्ट शीट की ऑडिट करो, इसका मतलब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट चेक करना है। लेकिन इनको बनाने के लिए भी आपने बहुत सारी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का यूज किया होगा, बहुत सारी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का भी आपने यूज किया होगा। ये अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का हमारा मतलब क्या है? जैसे आपके परचेस वगैरह के बिल हैं या लेबर के एक्सपेंसेस के बिल हैं अदर, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा काम कर क्यों रही हो? क्यों करना है हमें? उधर देखो, वहां पे हमने क्या पढ़ा? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आगे हमने क्या बोला? विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन, यही पढ़ा हमने, यही पढ़ा ना। अब ये जो एग्जामिनेशन है ये आपने क्यों करा? बताओ मुझे, इसका यूज क्या है? यहां पे भी वही यूज है, विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है ना, ऑन। अब आप बोलोगे सर किसका ओपिनियन? वहां तो ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, तो यहां क्या लिखोगे? ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ, या तो लिख दो कॉस्ट शीट या तो लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ही बात है, क्योंकि कॉस्ट शीट से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आती है अल्टीमेटली। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। वहां पे हम क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंपैरिजन। एग्जामिनेशन ऑफ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जगह क्या लिख दिया? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन, विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन क्या लिखा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां लिख देना कॉस्ट स्टेटमेंट। वहां चाहो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह क्या लिख सकते हो? ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पे भी वही लिख रहे हैं, यहां पे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी या तो मैं कॉस्ट स्टेटमेंट लिख दूं या तो उसके अंदर वाली चीज लिख दूं। वहां पे या तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दूं या तो उसमें जो अल्टीमेटली आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पर ओपिनियन देना, यहां पे कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट पर ओपिनियन देने का मतलब
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ओपिनियन देना। मैंने नहीं बनाई ये डेफिनेशन, आपके इंस्टीट्यूट ने बनाई है, मेरा इनपुट नहीं है। कितनी आसान सी डेफिनेशन है बताओ। अब देखो बिना देखे, अगर अभी तो तुम सामने होते तो अपन यही बोलते। मेरे साथ अगर माइक ऑन है तो सब मेरे साथ ही बोल लो। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल नहीं, ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन with the view to express opinion on cost of production या truth and fairness of cost of production या truth and fairness of cost sheet। आई बात समझ में? बेटा याद हुआ कि नहीं हुआ सबको बताओ, पहले तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ आप मुझे। Yes, sir. अब इसके अलावा ना आपके मॉड्यूल में कॉस्ट ऑडिट की कोई भी डेफिनेशन दे रखी हो, मतलब कोई भी मतलब, क्योंकि सबने अपने अपने ज्ञान पे ले वहां सीए, एक तो सीआईएम है, ये साला हमको बहुत हेडेक देके बैठा है। जब भी कोई बात करते हैं ना सीआईएम है, सीआई, ऐसा लगता है साला वही हमको चला रहा है ना। अपने सीए में ऐसा नहीं होता है। सीए में हम कभी नहीं बोलते एआईसीपीए, वहां पे इंस्टीट्यूट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो हमको इतना परेशान नहीं करते। लेकिन जब अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, कॉस्ट सीएमए की बात करते हैं, तो साला ये सीआईएम है। सीआईएम पता है ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, लंदन का ही है, यहाँ का नहीं है, इंडिया का नहीं है, लंदन वाला। तो जो लंदन वाला है ये अपनी डेफिनेशन जरूर घुसेड़ देता है बीच में, ठीक है ना। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी डेफिनेशन दो दे रखी है, दिखाऊं क्या? तो पहले देख लेते काटना क्या है, पहले वो देख लेते। तो पहले तो ये है कि ये डेफिनेशन पढ़ने की कतई कोई आवश्यकता नहीं। ये अपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, जो थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन नीचे दे रखा है। पहले आपको सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ा देते हैं। कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, 44 इन्होंने हमारी डेफिनेशन, cost records and other related information of an entity with the view to express opinion thereon। thereon क्या होता है, पूरा लिखने था ना, thereon मतलब cost of production, या इसकी जगह हम लिख सकते थे cost sheet। लेकिन ऊपर देखो उन्होंने एक टिपिकल सा डेफिनेशन दिया है। एक टिपिकल सा डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं जरा। Cost audit is a system of audit for review, examination and appraisal of cost accounting records and attendant information। ये थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है ना, थोड़ा सा मतलब इसको हैवी कर दिया थोड़ा सा। Required to be maintained by the specified industries as mandated by applicable Companies Act and rules framed therein। जिन जिन एंटिटीज को एज पर कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट में जो रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। कहां दे रखा है कौन कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं? सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। नाम सेक्शन 148 का है कॉस्ट ऑडिट, पॉइंट नंबर 1। लेकिन उसके अंदर ही ये दे रखा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन कर। नाम उसका कॉस्ट ऑडिट है भली, बट उसके अंदर दे रखा है दैट हु हैज टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अभी हम जब सेक्शन 148 पढ़ेंगे ना, तो आपको हम कॉस्ट ऑडिट बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे कि उस सेक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस किस को मेंटेन करने होते हैं, राइट। एक चीज तो व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, इनके अकॉर्डिंग कि जिन जिन कंपनीज को एज पर कंपनीज एक्ट एंड जो रूल्स कंपनीज एक्ट में बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, उनमें से जिन जिनको उनमें से कुछ कंपनीज को उनके कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने के लिए, उसके एग्जामिनेशन करने के लिए बोला जाता है। जब वो अपने एग्जामिनेशन करते हैं रिकॉर्ड्स के, करवाते हैं किसी कॉस्ट ऑडिटर से, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। लेकिन आपको ये याद नहीं करनी है, आपको याद नहीं करनी है, आपको याद ये वाली करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है ना, हम सब सीएमए बन जाएंगे जब, तो हम सब लोग ऑडिट्स करेंगे। अब प्रॉब्लम बस इतना सा है कि जब हम लोग बेटा कैमरा अटक गया क्या? Yes, sir. कैमरा अटक गया, एक मिनट। मैडम 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 ये देखना कैमरा अटक गया इसके। थोड़ा सा अपन जो है ना मेरी शक्ल देखे बिना ही पढ़ लेना। हाँ वो यही करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो देखो बेटा, अब चूंकि हम लोग पूरे इंडिया में जब ऑडिट करते सब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे हम लोग, तो हम सब लोगों को ऑडिट करनी, कॉस्ट ऑडिट करनी, यही मानते हैं अपन, सब प्रैक्टिस में जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि देखो ऑडिट करने के तरीके बहुत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबके तरीके सही हो सकते हैं। ऑडिट एक देखो प्रोफेशनल जो होता है ना, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि प्रोफेशनल सीखता है लेकिन करता अपने हिसाब से, यही तो प्रोफेशनल है।
तो आज हम सब सीख जाएंगे भैया कॉस्ट ऑडिट में ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ लिया, सब प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाएंगे, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जब ऑडिट करें तो बहुत सारी जगह हो सकता है आप और हम अटक जाएं, हम लोग अटक जाएं ऑडिट करते समय। तो हमारी मदद के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, while conducting audit auditor shall comply with cost auditing standards। अपने इंस्टीट्यूट ने अपनी थोड़ी सी मदद करी, उसने कहा भैया देखो हम लोग जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, तो जिससे कि जब लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करें तो उन्हें दिक्कत नहीं आए, जब लोग रिकॉर्ड मेंटेन करें तो उन्हें परेशानी ना आए, बनाते ना। इसी तरीके से ऑडिट में हेल्प करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। हाल फिलहाल 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अपने को आगे पढ़ने भी हैं, इसीलिए मालूम एक बात रट लेना, अच्छे से घोट के पी लेना। क्या घोट के पी लेना भैया, घोट के ये पी लेना दैट एवरी कॉस्ट ऑडिटर। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अभी हमारे इंडिया में कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो परमिटेड है वो सिर्फ सीएमए को अलाउड है। सो एवरी कॉस्ट ऑडिटर हैज टू कंप्लाई, और ये मैं हैज के लिए शेल लिख देता हूं, शेल कंप्लाई। ये कंपलसरी है बेटा, चॉइस नहीं है आपके और मेरे पास में। शेल कंप्लाई विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वरना इंस्टीट्यूट उल्टा लटका देगा, ध्यान रखना। अगर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे ना तो भैया तुम्हारी जो ना गर्दन इंस्टीट्यूट के हाथ में है, पता है ना। डिग्री नहीं देता अपना इंस्टीट्यूट अपने को, इंस्टीट्यूट अपने को डिग्री नहीं देता, क्या देता है, मेंबरशिप। और अगर मेंबरशिप है तो ऐसे केस में आप ये याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कराना तो इंस्टीट्यूट तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल कर देगा, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ये ध्यान में रखो। समझ में आ गई बात। अब अपन चूंकि कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं तो हाथ की हाथ क्या कर लेते हैं, जरा कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन के साथ साथ ये यहां पे अपन ने ये डेफिनेशन है कॉस्ट ऑडिट का, इसको बक्से में बंद कर लेते हैं एक बार। तो पहला बक्सा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, और दूसरा जो बक्सा है वो ये वाला है। ये 2 बक्से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक के 2 बार दिखाएंगे बेटा, पैसे देते नहीं, घबराता क्यों है, ले। तो ये हो गई अपनी कॉस्ट। तुमको तो फोटो खींचने की लगी रहती है, ऐसे नहीं कि पहले पढ़ लूं पूरा मैं। ये कॉस्ट, अरे तो लिख लेना मेरे बेटे, लेकिन पहले सुन तो ले। ये हो गई कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन। अच्छा अब देखो, कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स बताता हूं तुमको मैं। कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो भैया कितने तरह के कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स होते हैं, देखो कितने तरह के होते हैं टाइप्स, पढ़ा होगा ना इंटर में। बताओ कितने तरह के होते हैं, 2 या 3? शिवानी जी आप तो मेरिट होल्डर नहीं है, आप तो बताएं कॉस्ट ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं। अरे बोलो भाई, कांगे शिवानी जी हमारे बीच नहीं रही क्या? ये बढ़िया काम है। बच्चे क्या मोबाइल ऑन करके चले जाते हैं और फिर ध्यान ही नहीं रखते हैं फिर। सर कॉस्ट ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं? हाँ, कॉस्ट ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं? 11। सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा। मैंने 11 टाइप कब से हो गए भाई, इतने तो मैंने भी नहीं पढ़े आज तक। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स पढ़े थे भी क्या, पहले बताओ, पहले तुम पढ़े भी थे क्या कॉस्ट ऑडिट के टाइप्स? नहीं। बहुत सारे थे। और खुश बोल रहा बहुत सारे थे अलग अलग बेसिस पे। बेटा कौन से थे, एक आध बेसिस ही बता दे, ऑडिट के टाइप को तो छोड़, चल बेसिस बता, बेसिस बता फटाफट से। एक मिनट रुको, पहले एक बार कुछ को बोलने दो भाई। हाँ कुछ बोल बेटा। अरे नहीं दे रखे बेटा, कहीं पे किसी भी किताब में टाइप नहीं दे रखे। बहुत सारे टाइप कहां पढ़ लिए मेरे बेटे।
बहुत सारे नहीं हैं मेरे बेटे, नहीं है। वो तो टाइप ऑफ कंपनी, वो टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े होंगे आपने। अच्छा पढ़े तो वो भी गलत, इंटर में वो भी टीचर क्या ढंग से पढ़ाते नहीं, वो काट देते हैं जल्दी जल्दी। टाइप बहुत सारे नहीं होते हैं कॉस्ट, देखो मैंने 3 इसलिए बनाए थे, मेरे को लगा शायद कोई बच्चा बोल देगा गलती से 3 होते हैं। 3 नहीं होते, 2 ही होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, और एक होता है वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट। आया क्या समझ में? अच्छा मैं आपको बताऊं, ऑडिट के भी यही 2 टाइप होते हैं, फाइनेंस ऑडिट के भी यही 2 टाइप हैं, उसमें भी 2 ही होते हैं, स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट और फाइनल वॉलंटरी। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी फाइनल ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स हैं, कॉस्ट वॉलंटरी के। स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट, अभी हम लेकिन कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं। हमारे स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट का मतलब ऑडिट कंडक्टेड अंडर स्टैच्यू, स्टैच्यू मतलब लॉ। जब किसी लॉ में बोला जाए ऑडिट करने के लिए तो उसे क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। और हमारे इंडिया में अभी एक ही जगह है, अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट। भैया इसके अलावा किसी भी एक्ट में कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर 148 में, हाँ मैं पढ़ाऊंगा आगे। वॉलेंट्री तो कोई भी कर सकता है, एनी एंटिटी वॉलेंट्री तो है, कोई भी एंटिटी कभी भी कॉस्ट ऑडिट कर सकती है, करवा सकती है, सॉरी, कभी भी। लेकिन ये याद रखना, ये वाली जो कॉस्ट ऑडिट है ना, इसको भैया तुम ही कर सकते हो, इसको कोई और नहीं करेगा। वो तो सेक्शन 148 में लिखा हुआ है, अदर प्रोफेशनल्स और ऑल्सो अलाउड, जिनको कंपनीज एक अलाउ करेगा। लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट ने किसी और को अलाउ नहीं करा। आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाकी करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको कॉस्ट ऑडिट अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, जैसे कि आपको लॉ समझ में आती है। गुड, थैंक यू राशिका जी, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, अभी नहीं पूछना।